अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सी एस 615 के लेक्चर नंबर 28 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास अभी तक ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक ही कंटिन्यू है। और आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग क्या होती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लाइक किसी भी प्रोजेक्ट में जितने भी लोग होते हैं उनके रोल्स वगैरह, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह को आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट करना और उन्हें काम असाइन करना। यानी कि ये वाले जो काम होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के होते हैं। ये डिसाइड करना कि प्रोजेक्ट में कौन क्या काम करेगा, किसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या रोल होगा, डिसीजंस कैसे लेंगे और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में ही प्लान की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो इंडिविजुअल को भी असाइन की जा सकती हैं, इसके अलावा ग्रुप्स को भी असाइन की जा सकती हैं। ये यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि इनपुट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, यानी कि जब आप ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग करते हैं तो उसमें कितनी इनपुट्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट इंटरफेस होता है जिसे 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, यानी कि जो प्रोजेक्ट इंटरफेस होता है वो 3 कैटेगरीज़ में फॉल करता है। ये लाइन यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन की है ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम मैसेज पूछा जाता है कि जो प्रोजेक्ट इंटरफेस है वो कितनी कैटेगरीज़ में फॉल करता है या फिर उसे डिवाइड किया जाता है। तो इसकी 3 कैटेगरीज़ होती हैं: ऑर्गेनाइजेशनल इंटरफेस, टेक्निकल इंटरफेसेस और इसके अलावा इंटरपर्सनल इंटरफेसेस। इनके सिर्फ आपने नाम ही देखने, क्योंकि इनकी डिटेल्स पेपर में बिल्कुल भी नहीं आती। एमसीक्यूज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शॉर्ट में अगर इनकी टाइप्स पूछी जाएगी तो आपने सिर्फ इनके नाम ही लिखने होते हैं। इसके बाद है स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स। इसमें ये देखा जाता है कि किस तरह की कॉम्पिटेंसीज चाहिए, मतलब कि जो स्किल्स हैं वो किस तरह के चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितने फ्रेम्स वगैरह चाहिए, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना स्टाफिंग रिक्वायरमेंट कहलाता है। उसके अलावा कंस्ट्रेंट्स, यानी कि प्रोजेक्ट टीम में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, यानी कि कुछ लिमिट्स होती हैं कि ये करना है ये नहीं करना। तो इस तरह की जो लिमिट्स होती हैं वो कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं। ये सिर्फ आपने इनकी डेफिनेशन देखनी है, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्दर आपके पास यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स बताई गई हैं कि जब आपने प्लानिंग करनी है तो कौन से टूल या फिर टेक्निक्स यूज़ होंगे। तो उसमें सबसे पहले है टेम्पलेट्स, यानी कि पुराने जो सिमिलर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद यहाँ पे एचआर प्रैक्टिस है, यानी कि कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह देखी जाती हैं। एंड नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल की थ्योरी आ जाती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं, इन तमाम चीज़ों को थ्योरी बोला जाता है। उसके बाद स्टैक होल्डर्स एनालाइज करना, यानी कि उनकी नीड्स एंड वांट्स समझना कि वो क्या चीज़ चाहते हैं। ये यहाँ पे आपके पास कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। इनके जो नाम है, पॉइंट है, सेम मैसेजेस ही आपने प्रिपेयर करने हैं, ये लॉन्ग में नहीं आता, इसलिए इनकी डिटेल्स आपने नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे इसकी आउटपुट बताई गई है कि ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग की आउटपुट्स कितनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइनमेंट होता है, मतलब कि कौन क्या करेगा, कौन डिसीजन लेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टूल यूज़ होता है विच इज़ RAM, ठीक है। ये वाला जो टूल है ये यहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान। इस फेज़ में स्टाफ को मैनेज किया जाता है, यानी कि इस प्लान में बताया जाता है कि कब स्टाफ आएगा, कब स्टाफ रिलीज़ होगा। और फर्दर इसके 2 फ़ायदे होते हैं कि कॉस्ट कम होती है और स्टाफ का जो मोरल है वो बेटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में बताया गया है। चार्ट जिस तरह कि आपको पता है कि हम विजुअलाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि एक डायग्राम की तरह होता है और उसमें आप किसी चीज़ को विजुअलाइज़ कर देते हैं तो वो चार्ट बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, जिसमें विजुअल डायग्राम होती है जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को शो करती है। और इसमें आपके पास OBS, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यूज़ होता है, जो बताता है कि कौन से डिपार्टमेंट किस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब कि किस डिपार्टमेंट ने क्या काम करना है, किस यूनिट ने क्या काम करना है। इसके अलावा सपोर्टिंग डिटेल, यानी कि इसमें जॉब का डिस्क्रिप्शन और ट्रेनिंग नीड वगैरह आइडेंटिफाई की जाती हैं। उसके बाद है स्टाफ एक्विजिशन, यानी कि अपने प्रोजेक्ट के लिए ऐसे लोग लेना जो आपके प्रोजेक्ट के लिए बेटर हैं, राइट हैं, इसके अलावा स्किल्ड हैं, वो आपने लोग सेलेक्ट करने हैं, तो वो स्टाफ एक्विजिशन कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी इनपुट्स बताई गई हैं: स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान एंड स्टाफिंग पूल डिस्क्रिप्शन, यानी कि जब आपने स्टाफ एक्विजिशन करनी है, अपने प्रोजेक्ट के लिए लोगों को सेलेक्ट करना है जिन्होंने काम करना है, तो उसमें 2 इनपुट्स होंगी: स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान और स्टाफिंग पूल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स बताई गई हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो हमने लास्ट लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह ब्रीफली तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं, इसलिए मैं दोबारा से अब यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी। आपने ये चीज़ें वहीं से कवर करनी है ताकि
हमें यहाँ पे रिपीट ना करनी पड़े। तो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स लिए हैं उनके तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उन्हें ये तमाम टॉपिक्स पता होंगे, बट जिन्होंने अभी तक लेक्चर्स नहीं लिए उन्हें मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो लेक्चर्स लास्ट में लें ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली कवर हो सकें। उसके बाद यहाँ पे टीम डेवलपमेंट के लिए इनपुट्स बताई गई हैं। टीम डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ लोग हायर करना नहीं बल्कि उनको टीम बनाना, ये टीम डेवलपमेंट कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे इनकी इनपुट्स बताई गई हैं। प्रोजेक्ट का स्टाफ होता है, प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है, स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं, एक्सटर्नल फीडबैक है। ये जो चैप्टर है कि सिर्फ शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ आपने इनके पॉइंट्स ही कवर करने हैं। यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आप ना भी पढ़ें तो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे डिटेल मैंने सिर्फ इसलिए हाईलाइट की है कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कभी कभार एमसीक्यूज़ में आ जाता है, आपने बताना होता है कि इस इनपुट का क्या नाम है। इसके अलावा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट जो है सिर्फ आपने इनके पॉइंट ही लिखने होते हैं पेपर में। उसके बाद ये वाली जो चीज़ें हैं ये सारी वही हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कवर कर ली हैं, इसलिए हम दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। और जो मैंने हाईलाइट नहीं की वो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स कवर कर ली हैं तो आप यहाँ पे इन्हें स्किप कर दें। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल के बारे में भी हमने देखा था। कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि लीगल रिलेशनशिप, यानी कि आप किसी के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड होता था, मतलब कि एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं आपके पास, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में आपको एग्जांपल के थ्रू समझाए थे कि वे जो आपके पास कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह का होता है, और इसके अलावा जो फिक्स्ड प्राइस है वो किस तरह का होगा। अब यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वगैरह उन्होंने ऐड कर दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपके पास जो कॉस्ट प्लस के एडवांटेज हैं उसमें ये है कि कोई फाइनेंशियली या फिर बिजनेस रिस्क नहीं होता, और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है। उसके अलावा यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेज भी बताए गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब किसी चीज़ का फ़ायदा होगा तो लाजमी उसके कोई ना कोई नुकसान भी होते हैं, तो उसमें बिजनेस प्रॉफिट लो होता है। इसके अलावा स्टाफ का जो कंट्रोल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, पोटेंशियल फ्रिक्शन पैदा होती है। इसके अलावा कंटिन्यूटी जो है वो अश्योर नहीं होती, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में जो कंटिन्यूटी है वो अश्योर नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। और नेक्स्ट आपके पास फिक्स्ड प्राइस है। फिक्स्ड प्राइस की जो एग्जांपल है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बस टिकट के ज़रिए समझाई थी कि फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। और फर्दर यहाँ पे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये बताए गए हैं कि इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस का फुल कंट्रोल होता है, और बिजनेस प्रॉफिट जो है वो हायर हो सकता है, मतलब कि मुमकिन है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो हाई हो। इसके अलावा कंप्लीट प्रोजेक्ट की कमिटमेंट की जाती है, मतलब जो भी काम करना है वो स्टार्ट पर ही फिक्स कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेज भी बताए गए हैं, जिसमें बिजनेस एंड डेवलपमेंट रिस्क की अजम्पशंस हो सकती हैं। इसके अलावा पोटेंशियल फ्रिक्शन आ सकता है, अगर तो क्लाइंट बार बार अपने रिक्वायरमेंट को चेंज कर रहा है तो फिर पोटेंशियल फ्रिक्शन आ सकता है। अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो फिर भी यहाँ पे रिस्क आ सकता है, यानी कि कुछ वजूहात होते हैं जिसकी वजह से रिस्क आता है और फिर वो डिसएडवांटेज बन जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो एडवांटेज ये होगा कि इसमें फिक्स्ड प्राइस होती है, यानी कि फिक्स्ड बजट होता है, कस्टमर ने सिर्फ एक ही बार में पेमेंट कर देनी होती है। इसके बाद ये है कि इसमें डेवलपमेंट का जो रिस्क है वो डेवलपर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, और डेवलपमेंट प्रोसेस में जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो मिनिमल हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे डिसएडवांटेज वगैरह बताए गए हैं कि डेवलपर की तरफ से रिस्क होता है कि वो लेट डिलीवरी ना कर दें, मतलब कि प्रोजेक्ट के लिए फिक्स्ड प्राइस तो बढ़ती है लेकिन डिलीवरी का रिस्क होता है कि पता नहीं वो जल्दी डिलीवरी करेगा कि नहीं करेगा। इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोसेस का कंट्रोल जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इसमें भी पोटेंशियल फ्रिक्शन पैदा होती है। अगर तो रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज हो रही हैं, मतलब कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स ऐड हो रही हैं जिनकी कॉस्ट हाई है लेकिन आपने पहले से लो कॉस्ट पे की हुई है बजट में, तो फिर ये है कि फ्रिक्शन पैदा हो सकता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया जो है वो अनक्लियर है, फिर भी यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होगा। तो ये कस्टमर के पर्सपेक्टिव से यहाँ इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। एंड मुझे फिर दोबारा वही चीज़ें हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया गया है। तो ये वही चीज़ें हैं जो हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर ली हैं। SOW के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि ये क्या है। तो ये वही चीज़ें हैं, इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को लास्ट में कवर कर लें ताकि ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएँ। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट SOW टेम्पलेट है। टेम्पलेट में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, सिर्फ आपने MCQs के लिए देखना होता है। इसमें स्कोप ऑफ वर्क है, लोकेशन ऑफ वर्क है, इसके अलावा पीरियड्स ऑफ परफॉर्मेंस है, डिलीवरेबल स्केड्यूल, एप्लीकेशन स्टैंडर्ड्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इसके अलावा स्पेशल रिक्वायरमेंट्स वगैरह शामिल होती हैं। इनकी डिटेल्स आपने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करनी, क्योंकि नहीं पेपर में आती। ये सिर्फ मैंने इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं पॉइंट्स, ताकि अगर ये MCQ में आपसे पूछा जाए कि ये वाला जो ऑप्शन गिवन है क्या ये SOW टेम्पलेट है, तो आप येस एंड नो में आंसर कर सकें।
तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर नंबर 28 है वो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी और लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक क्लास में करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।